तो चलिए आज ओला इलेक्ट्रिक की कहानी को समझते हैं। ये वो कंपनी है जो रातों रात भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के शिखर पर पहुंच गई। लेकिन ये तो कहानी की बस शुरुआत है, क्योंकि उनकी जो जबरदस्त बढ़त थी उस पर अचानक एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया और सवाल ये उठने लगे कि क्या ये तेजी टिकाऊ थी। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं ओला के इतनी तेजी से टॉप पर पहुंचने की इस अविश्वसनीय रफ्तार पर। सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों में ये कंपनी एक स्टार्टअप से एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गई। ये एक ऐसी रफ्तार थी जो भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किसी ने देखी नहीं थी। मतलब एक असाधारण छलांग जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपनी पीक पर उन्होंने लगभग आधे बाजार पर कब्जा कर लिया था। ये एक ऐसा कंट्रोल लेवल है जिसके बारे में सुना भी नहीं गया था। लेकिन फिर मोमेंटम अचानक बदल गया और कंपनी की नींव में जो गंभीर दरारें थीं वो सामने आने लगीं। प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सर्विस से जुड़ी गहरी समस्याएं उजागर होने लगीं। अब इस ग्राफ को देखिए, ये जो कहानी बताता है वो कमाल की है। मार्केट शेयर आधे से भी ज्यादा गिर गया। किसी भी मार्केट लीडर के लिए ये एक चौंकाने वाली गिरावट है जो इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलती है। तो सवाल ये है कि ये अचानक गिरावट आई क्यों? देखिए, वजहें कई थीं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट की धीमी ग्रोथ, कंपनी की अपनी अंदरूनी चुनौतियां और पुराने मैन्युफैक्चरर्स से बढ़ता कंपटीशन एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। पर असल में गड़बड़ कहाँ हुई? और इसका एक जवाब यहां है। एक ही साल में करीब 5000 कस्टमर कंप्लेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि इन सारी मुश्किलों के बावजूद ओला के पास कुछ बहुत ही तगड़े एसेट्स हैं जो उन्हें वापसी करने में मदद कर सकते हैं। ये उनकी छिपी हुई ताकत है। उनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसे फ्यूचर फैक्ट्री कहते हैं, वो सच में एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है। इसे बड़े पैमाने पर और बहुत कुशलता से प्रोडक्शन करने के लिए बनाया गया है, जो उन्हें फ्यूचर में बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा देता है। उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है भारत सेल। इसके साथ वो अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को खुद कंट्रोल करते हैं और ये मुमकिन हुआ है उनकी गीगा फैक्ट्री की वजह से। ये न सिर्फ भारत की पहली ऐसी फैक्ट्री है, बल्कि इसे बेहद सस्टेनेबल होने के लिए भी डिजाइन किया गया है। देखिए, इससे उन्हें बैटरी की कॉस्ट और सप्लाई चेन पर जबरदस्त कंट्रोल मिलता है, जो ईवी की दुनिया में एक असली गेम चेंजर है। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं। अपनी कमाई का 7% से भी ज्यादा सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च कर रहे हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग ओला पूरी कस्टमर जर्नी को खुद कंट्रोल करता है अपने विशाल डायरेक्ट टू कस्टमर नेटवर्क से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रांड और कस्टमर एक्सपीरियंस पर उनका सीधा कंट्रोल है, जो पुराने डीलरशिप मॉडल में मुमकिन नहीं है। तो इन सारी ताकतों के साथ वापसी करने और अपनी लीड फिर से हासिल करने के लिए ओला का गेम प्लान क्या है? तो प्लान का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के बाजार में एक जोरदार एंट्री। ये सिर्फ नए मॉडल लॉन्च करने की बात नहीं है, बल्कि राइडर्स के एक बहुत बड़े और अलग ग्रुप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है, जो कंपनी की कामयाबी के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। और इस पूरे रीबूट को पावर देने के लिए उन्होंने हाल ही में स्टॉक मार्केट में पब्लिक जाकर भारी मात्रा में कैश हासिल किया है। और इस पैसे को कहां इस्तेमाल करना है, इसकी एक बहुत ही क्लियर मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है उनके पास। इसमें अपनी गीगा फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, कंपनी के कर्ज चुकाना, इनोवेशन में और ज़्यादा निवेश करना और मार्केट में अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देना शामिल है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अगले फाइनेंशियल ईयर में वो लाखों गाड़ियां बेचने का एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो ये सब हमें हमारे मेन सवाल पर वापस ले आता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये रणनीतिक बदलाव उन्हें वापस टॉप पर पहुंचाने के लिए काफी होगा।